गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। मंडे मुबारक, एक नए हफ्ते का आगाज हम कर रहे हैं सवाल के साथ। आज सवाल सादा है, क्या आपसे भी है और जरा आपसे भी है। वीकेंड आपका कैसा गुजरा? आप तो करेंगे मैं व्हाट्सएप, लेकिन सबीन से पूछते हैं, बल्कि सबीन जी से पूछते हैं, वीकेंड कैसा रहा सबीन जी आपका? वीकेंड मेरा बस अच्छा रहा, ठीक रहा। मतलब वीकेंड पे कुछ मिसहैप भी हो जाते हो ऑब्वियसली। अच्छा, जब आप क्या मिसहैप? अच्छा, मैंने 2 चीजें की, पूरे 3 चीजें की। एक तो आपने खाया, एक सोया, तीसरा क्या किया? नहीं खाती तो मैं वैसे भी हूँ। एक तो मैंने सोया, मैंने बहुत सारे रेस्ट किया। दूसरा मैंने अपना मुंह जलाया। वो कैसे? नहीं, मैंने जलाया नहीं, आई मीन जल गया। हाथ से हो जाते होते हैं। स्ट्रेटनर लग गया मेरे फेस पे, तो मेकअप से बहुत छुपाया फेस का भी स्ट्रेटनर आता है? नहीं, बालों का होता है, लेकिन करते करते लग जाता है अक्सर। लेकिन शुक्र है कि वो मतलब इट्स फाइन, इट्स बेटर। और मेकअप से छुप गया। आपने भी वो टोटका तो नहीं किया टूथपेस्ट वाला? वो मैंने कर दिया था, जो कि उल्टा पड़ गया और वो भारी पड़ा। उसकी वजह से वो अच्छा खासा वो जो यहाँ पे एक बन जाता होता है ब्रूसा, वो बन चुका है। एनी हाउ, इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर इंशाल्लाह। ये मैंने सवाल इसलिए किया था कि बहुत से लोग सबीन जब कोई चीज जल जाए तो वो टूथपेस्ट लगाते हैं, नहीं लगाना। डॉक्टर से पूछने के अलावा कोई काम नहीं करना। आप बताएं आगे अगली बात। तीसरा काम मैंने ये किया कि मैंने शॉपिंग की। सेल लगी हुई थी, बहुत टाइम के बाद मैंने शॉपिंग की, और वाकई इसी वजह से की कि सेल लगी हुई थी। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे ख्याल आया कि शायद मैंने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए सेल के चक्कर में। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये तकरीबन सबके साथ ऐसे ही होता है। आपके साथ भी हुआ? जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब आपकी जेब के साथ हुआ? मेरी जेब के साथ हुआ। तो मैंने तो बड़ा सब समझ गए होंगे, सब समझ गए क्या हुआ है। तो मैं बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मामला बढ़ गया था। वो कहते हैं ना कि मामला बढ़ गया। आप मेरी बात सुने, अगर आपको 12,000 का सूट है, वो आपको 6,000 में मिल रहा है, तो आप क्यों ना खरीदें? वो उसकी वर्थ 6,000 वाली होगी वैसे तो। बात पॉइंट, यही चीज आज बताने का मकसद ये भी था कि सेल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है। हम देख रहे होते हैं जी 12,000 रुपए का सूट है, वो हमें 6,000 या 6,000 का सूट हमें 3,000 रुपए में मिल रहा है। थोड़े पैसे करके हम इस तरह से गवा रहे होते हैं। चीजें तो हमारे पास होती है, लेकिन उनकी वर्थ जो है वो तकरीबन उतनी ही वो चीज खरीदें जो आपकी जरूरत की है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि वो कहते हैं सेल्समैन कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, तो फिर आप फौरन ले लेते हैं। अगला पूरा हफ्ता सेल लगती है। इनके इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें वाकई कुछ दिन बाकी हैं, which is election। 17 दिन बाकी हैं, और 17 दिन में हम क्या देख रहे हैं और क्या देखेंगे? ज़रा हम देख रहे हैं कि पावर शोज हो रहे हैं। कल वैसे लाहौर में पीपल्स पार्टी का पावर शो, उसकी अगर हम बात करें, और इसके साथ साथ कराची में MQM ने कारकुनान का लहू गरमाया, और आज मानसेरा में नून लीग ने मैदान सजाना है, चूंकि आज वहां पर नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं और मरीम नवाज साहिबा भी जा रही हैं। तो गहमा गहमी है। कंफर्म है कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं? कंफर्म होगी है ये बात? जी, अभी तक के इतलात के मुताबिक अभी तक कंफर्म है कि वो जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है बंदे कितने थे, उसके हिसाब से स्पीच होगी। फिर उसके लिहाज से स्पीच होगी 10 मिनट, 5 मिनट। नहीं, आप बढ़ा भी सकती थी। 3 मिनट आप बढ़ा भी सकती थी। ओके, लेट्स सी जी कितने मिनट की स्पीच होती है, स्पीच में क्या होता है। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब का जिक्र हम जरूर करते हैं। कल जो पावर शो किया, नवाज लीग के गढ़ में पावर शो कर रहे हैं, और क्या जुमला उन्होंने अदा किया। वो कहते हैं जी कि लाहौर पर कभी शोबाज मुसल्लत किया जाता है और कभी वसीम अकरम प्लस। सवाल बिलावल साहब से ये है कि जिनको शोबाज कहते हैं उनसे मुताल्लिक एक जुमला आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था। कहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब PMLN के वज़ीर आज़म नहीं है जितने उनके वज़ीर आज़म हैं। आज शोबाज कह रहे हैं। एनीवेज, वो कहते हैं कि लाहौर वालों की किस्मत में वही पुराने चेहरे क्यों लिखे हैं। तो फिर सवाल उनसे होता है कि सिंध में पुराने चेहरे क्यों लिखे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है, मुल्क को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कभी 1 बार कभी 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले ओहदों पर आते हैं, अवाम और वादे भूल जाते हैं। 4 बार नहीं, 1 बार मौका दें। यानी बिलावल गए लाहौर, मांग रहे हैं एक मौका के लगाएंगे उस पर वो चौका क्या वाकई लगा पाएंगे चौका? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लाहौर वाले मौका देते हैं या नहीं देते। लेकिन एक चीज़ और भी कह दी है, वो कहते हैं कि वोट की इज्जत कराऊंगा मैं। यानी वो कहते हैं नारा नून लीग का था, लेकिन इज्जत कराऊंगा मैं। वो नारा आप नजर नहीं आ रहा इस वजह से ना, तो वो कोई और भी ऑन कर सकता है नारा। लेकिन एक चीज और भी कह दी है, PTI वालों से कहा कि मेरा साथ दे। अच्छा, ये वैसे बड़ी अनोखी सी बात है। एक तरफ कहते हैं जी मेजॉरिटी हमारे साथ है, दूसरी तरफ PTI वालों को उन्होंने कहा है कि जी वो आप मेरा साथ दें। इसका मतलब ओके, चलें जी, ये तो बात है पीपल्स पार्टी की कर ले। अब आज नून लीग का अहम जलसा मानसेरा में होना है, लेकिन उससे पहले जवाब दे दिया उन्होंने बिलावल भुट्टो को। और जवाब क्या दिया है कि बिलावल किस मुंह से लाहौर वोट मांगने आए हैं। वो कहते हैं आपने लाहौर को दिया क्या है। ये इल्जाम अता तारड़ साहब ने लगाया कि भी वैसे कोई पूछे उन्होंने लाहौर को दिया क्या है। वैसे वो जैसे बिलावल से पूछा जाता है कि आपने सिंध को क्या दिया है, तो जैसे वो कराची में चीजें गिनवाते हैं वैसे ये भी लाहौर में चीजें गिनवा देंगे। लेकिन एक बात और कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, कहते हैं कि बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए। वो कहते हैं आप नोट बांटते जाएं, हम वोट निकालते जाएंगे।
अब NA 127, अगर इसकी हम बात करें, लाहौर का ये हल्का है और उससे मुतालिक अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि अवाम ने हमेशा नवाज शरीफ को कामयाब कराया है और नवाज शरीफ ने भी हल्के में बेतहाशा तरक्याती काम कराए हैं। मरीम नवाज साहबा क्या कहती हैं? 8 फरवरी हर तरफ होगी शेर की धाड़। वो कहते हैं अवाम को मालूम है काम किसने कराया है और किसने सियासी इंतकाम लिया है। एक बात और भी उन्होंने की है, माजी का तस्करा किया है। कहते हैं 4 साल नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने भुगता। वो कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल से पूरा पाकिस्तान रोया है। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ बचता नहीं है। ये मरीम नवाज साहबा ने कह दिया। अच्छा। और वो एक और बात कहती हैं कि महंगाई से मसाइल से निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ साहब का साथ दें। ये तो बात हो गई नून लीग की, बात हो गई लाहौर की। आज चूंकि जलसा मानसेरा में भी है, कल एक और जमात का भी पावर शो था कराची में। MQM की बात अगर करें, सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है जी। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन्होंने कहा है कि कराची अब पाकिस्तान बनाने वालों के हवाले होगा। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया था, हम ही बचाएंगे। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त कराएंगे। कराची की क़यादत ने बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की सरमायाकारी डबो दी। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो MKM के बगैर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। अब इसके भी 2 बातें हैं कि क्या वो ऑफर कर रहे हैं कि हमें साथ मिला लो या सिर्फ तनकीद करें। चलेंगे तो ज़रा इस वक्त तनकीद तो ज़रा वो ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ किया ही नहीं है। एब्सोल्युटली। वैसे कराची की आज सुबह बहुत मुख्तलिफ थी, बारिश हुई है। हम एक वेदर चेंज बहुत एक वो कहते हैं ना कि ड्रास्टिक चेंज एक वेदर में हम देख रहे हैं। उस लिहाज से कराची वाले एंजॉय कर रहे हैं और आज वहाँ पर बारिश हुई। बिल्कुल सुबह बादलों का राज था। सर्दी हो गई है वहाँ पे, थोड़ी सी सर्दी तो हो गई। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा स्कीम 33, गुलशन मेमार, यहाँ पर बारिश हुई है। बहुत तेज बारिश नहीं हुई लेकिन बहरहाल मौसम बेहतर हो गया। कम से कम कुछ ना कुछ। लेकिन क्या आज मजीद बारिश होनी है? अभी बताते हैं आपको जी पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि इस वक्त वही वाली बात है कि पूरा पाकिस्तान बारिशों के इंतजार में ही है। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 4 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 6 ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 14 ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 5 ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे तो -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। और बादल हर जगह पर हैं वैसे शुएब, लेकिन कह रहे हैं कि कल शायद इस्लामाबाद में बारिश होगी। उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, अभी महकमा मौसमियात की तरफ से नहीं है, लेकिन अच्छा। जो लोग खुद से प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते होते हैं तो लोग खुद से प्रेडिक्ट ना करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ना सबका दिल जो बहुत ज्यादा कर रहा है ना कि बारिश हो जानी चाहिए। तो अब उस लिहाज से आई थिंक के लोग कह रहे हैं कि जब अब हो जाएगी, वेदर खुद देख रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में धुंध का राज और 3 दिन से ऐसा ही है। सुबह जब घर से आप निकलते हैं नजर कुछ नहीं आता, हद्दे निगाह। और रात को भी आप देखें तो यही हालात है। रात को निकलती नहीं हम बाहर। लेकिन फिर भी अगर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सफर तो कर रहे होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जी बहुत धुंध है, बहुत बिल्कुल। और ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स इनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है, मैदानी इलाकों में ऐसा ही है सबीन। इस वक्त मोटरवेज बंद हैं, एयरपोर्ट्स पर हम देख रहे हैं फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। और इसकी वजह से चाहे नेशनल हाईवेज हो वहाँ पर भी हद निगाह मुतासर होने से ज़रा मुश्किलात का सामना वहाँ पर ऐसे में यही किया जा रहा है। हुकाम भी यही कह रहे हैं कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, ये हिदायत दी जा रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखें। लेकिन इस मौसम को जो एंजॉय कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। खून जमा देने वाली सर्दी में खून गरमाने वाले मुकाबले इस वक्त जारी हैं। लेकर चलते हैं आपको हुंजा। वैसे तो हुंजा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस और यहाँ पर विंटर फेस्टिवल्स का आगाज़ हो चुका है। आइस हॉकी भी है, स्केटिंग है, ग्लेशियर वॉक है और इसके मुकाबलों में जो टूरिस्ट हैं वो भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इतना दिल चाह रहा था सबीन यहाँ पर जाने का, लेकिन ठंड से ना जरा घबरा जाते हैं हम कि ना ही जाए। अदरवाइज जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है दे आर एंजॉयिंग स्पेशली दिस आइस हॉकी एंड द आइस स्केटिंग। बहुत ही ज़बरदस्त ये मंजर है। बिल्कुल जी, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको तो वो तो आदी हैं उस वेदर के ना, तो उनको कोई इतना खास मसला वैसे नहीं हो रहा होता। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो यहाँ से वहाँ गए होंगे, ऑब्वियसली सर्दी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है। और इसी सर्दी में अगर आपको हम दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन मैदान दियोसाई लेकर चलें की बात करते हैं। अच्छा, वहाँ पर अब बर्फबारी की बात हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर सफेद चादर बर्फ ने ओढ़ ली है, जो कि सयाहों के लिए जबरदस्त कशिश का बायस बन रही है। मौसम सरमा में जब दियोसाई पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है तो ये नज़ारा इंतहाई दिलकश और हैरत अंगेज होता है। और इस मौसम में सयाहों का यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसके लिए ये नज़ारा जन्नत से कम नहीं होता और लोग बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। दियोसाई नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी भूरे हिमालयाई रीछ जो हैं ऑब्वियसली वो भी आ जाते हैं। तो जो वही
वही है कि पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो आप बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको लेकर चलते हैं उन मुल्कों में, उन खित्तों में जहां पर इस सर्द मौसम ने तबाही मचाई है। अमेरिका की बात करते हैं। सर्द मौसम और बर्फानी तूफान से वहाँ पर जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 89 हो गई है। रियासत टेनेसी में 25 और ओरेगन में 16 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इस ख़राब सूरत हाल के बायस दोनों रियासतों में एमरजेंसी नाफिज है। और अगर हम बरतानिया की बात कर लें तो वहाँ पर भी निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। वहाँ पर भी रिकॉर्ड सर्दी है इस वक्त, बर्फ़बारी वहाँ पर हो रही है और ज़ाहिर है वहाँ पे रहने वालों के लिए ख़ासी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह की खबरें वहाँ से आ भी रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात मौसम की कर ली है, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी मौसम की। बिल्कुल जी। वहीं पर अगर बात की जाए लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करते हैं तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले वैसे तो सारी जमातें बात के लिए कि तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, क्योंकि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतर चुके हैं। शिकवे अपनी जगह पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हम जरूर लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अभी तक वही बात दोहराए जा रहे हैं कि इंतखाबी अमल के आगाज़ के बावजूद जो जमात है उसके खिलाफ रियासती इंतकामी कार्रवाइयाँ, उसमें नरमी नहीं दिखाई दे रही। वो ये कहते हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनको इदराक होना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया। वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। तहरीक इंसाफ को ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है? केसेस में अपना दिफा वो खुद करने से कतराते रहे हैं, वकला तैयारी के बगैर समातों में पेश होते रहे हैं। ऐसे में इंतकामी कार्रवाई का कहकर मलबा किस पर डालने की कोशिश की जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने ज्वाइन किया। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लतीफ़ खोसा साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब पीटीआई टूट फूट का शिकार थी, क़यादत पर कई मुकदमात थे, आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी, आपको तहरीक इंसाफ की क्या खूबी भाई, उनकी सियासत में ऐसा क्या अट्रैक्ट किया जो आपने पीपल्स पार्टी से दहाइयों की रफाकत छोड़कर पीटीआई से नाता जोड़ लिया? देखें, एक बात तो ये है कि बहुत जुल्म की इंतहा कर दी इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने और उनका तसलसल जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतनी इसको सरजमीन बेआईन बना दिया पाकिस्तान को। और फिर जिस अंदाज से पीटीआई के ख़िलाफ़ एक यलगार मचाई गई और इनके तमाम कायदीन को उठा लिया गया और फिर मज़लूम का साथ देना, मैं समझता हूँ भले वो इस वक्त मुसीबत में है, भले वो आग के दरिया और आग के समंदर से गुज़र रही हो, लेकिन मेरा ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी है। देखें, पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा अवाम और रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने अवाम को मुक़्तदिर किया था आइन में भी 1973 के, और आइन के आर्टिकल 7 में सिर्फ अवाम ही रियासत हैं। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स की दाई थी और वो भी अवाम ही के जो है हमेशा उनसे रुजू करती थी और उन्हीं के वोटों से वो हुकूमत और इक़्तिदार में आती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से पीपल्स पॉलिटिक्स को तर्क करके पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है हमारी, और ये चूँकि इससे इनहराफ किया पीपल्स पार्टी ने, तो मैंने जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग नून की जो बी टीम बनती है उनके साथ जो है वो काबीना में शरीक होती है, तो ये भुट्टो के कातलों के साथ, ज़िया-उल हक की बाक़ियात के साथ मेरा तो कम से कम या जितने भी पीपल्स पार्टी के पुराने नज़रियाती लोग हैं वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और फिर अगर मैं वकालत करता हूँ किसी की और ख़ान मेरे घर आता है और मुझे मुमासलत नज़र आती है कि जो भुट्टो के साथ एक ऐसी साजिश करके उसको फांसी दी गई थी, जबकि उसने हेनरी किसिंगर को कहा कि उसकी बात ना मानी कि एटम बॉम्ब का बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और इसी तरह अगर उसे जो है इमरान खान को भी एक डोनाल्ड डू हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहता है कि इमरान खान को जो है उसकी अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। तो देखें, ये ममासलत जो है मैंने दोनों में देखी और मैंने कहा एक प्राइम मिनिस्टर को तो भले फांसी दे दी गई, दूसरे को मैं नहीं फांसी लगने दूंगा। और मैंने अपनी वकालत की पूरी महारत को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के फजल से उस चीज़ को जो है माने किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता
कि कभी भी जालिम के साथ जो है किसी को साथ देना चाहिए, मजलूम का साथ देना ही इबादत है। और अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को महफूज रखे, पाकिस्तान की जो है धरती को लूटने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जाए पाकिस्तान पर, ये मुझे कम से कम अच्छा कौसर साहब, जाहिर है मुश्किलात अपनी जगह भी, इलेक्शन के माहौल की अगर बात की जाए तो, लेकिन पीटीआई भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन करी है सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो। ऐसे में लाहौर से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें, तहरीक इंसाफ कितनी पुरुमीद है कि कितनी सीटें निकाल सकती है? देखें, ये पीटीआई का और पीएमएलएन का मुकाबला होगा, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों तो पीएमएलएन एक भी सीट नहीं ले सकती, एक भी सीट नहीं ले सकती, क्योंकि पीटीआई को तो छोड़ दें, जो आवाम का गम और गुस्सा है और गैज़ व गज़ब है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, आपकी सोच है। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, आज इसमें ये सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के ज़हनों पर मुनक्कश हो चुका है कि धरती माँ को इन्होंने ऐसा लूटा है कि अपनी तो तिजोरियाँ और दौलतें इनकी भरती चली गई हैं, और वतन, मादर वतन जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला गया है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जो है इन 20 महीनों में 16 महीने पीडीएम की हुकूमत और 4 महीने से ज़्यादा ये केयर टेकर, ये भी उसका तसलसल है, ये इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान की 3 नस्लें। लतीफ़ खोसा साहब, फिर आप NA122 की सिर्फ अगर मैं बात करूं, आपका मुकाबला ज़ाहिर है साद रफ़ीक साहब से है, आप कितने पुरुमीद हैं कि साद रफ़ीक साहब के मुकाबले में आप जीत जाएंगे? मुकाबला टफ नहीं होगा, आसानी से जीत जाएंगे, या कहीं ये सोच या ये राय तो नहीं है कि ज़मानतें ज़ब्त करा देंगे उनकी? बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके सर्वे करवा लें ज़रा। 70-80 और 20-30 के दरमियान उनका रेशो है, ये आप कोई सर्वे करवा लें इसमें, और फिर देखें मुआवजा अगर कैंडिडेट का करें तब भी आप देख लीजिएगा कि किसकी। मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ कोई बात करूं, ये मेरे उसमें ही नहीं है, ख़मीर में ही नहीं है, मगर मुझे ये बताएं कि ये क्या कारकर्दगी लेकर जाएंगे अवाम के पास। कुछ तो बता दें कि इन्होंने एक भी कानून साजी अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, ये कैंडिडेट इलाके में जाने के लायक ही नहीं है। इनकी पहले तो चोर चोर की जो है नारे लगते थे ना, अब जो है इनकी दुर्गत अवाम बना रही है। आप ज़रा खुद, आपके कैमरे ने, आपकी आंखों ने सारी कौम को दिखाया है जहाँ जहाँ गए हैं ये माशाल्लाह। हाँ, अगर आप प्रोटोकॉल को इस तरह लेके जाते हैं, 50 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, 500 गनमैन लेके जाते हैं और रियासती सारी मशीनरी लेके जाते हैं, फिर तो आपके जाहिर है कि किसने आपके साथ लगना है या किसने आपको चैलेंज करना है। मगर कसम ले लो, इनको बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी गार्ड के, ये ज़रा जाके तो देखें, ये किसी हल्के में पंजाब के ये नहीं जा सकते। और इसलिए यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह कितने ये हरदिल अजीज़ हैं, कितने लोग इनको जो है फूल बरसाएंगे, कितने लोग इनको वोट देंगे। और इसलिए इनकी ज़मानतें ज़ब्त होना तो ठहरा है। अगर फरिश्तों ने इनको वोट ना दिए और कंप्यूटर महाशा ने इनके नताइज को तब्दील ना किया तो फिर आप देखेंगे। और अगर ये 2 चीज़ें करते हैं तो पहले दिन से ही वो इलेक्शन मुतनाज़ होगा और 6 महीने भी वो हुकूमत नहीं चल पाएगी, और आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम बदस्तूर रहेगा। और सियासी इस्तेहकाम का मतलब है कि मुआशी बदहाली आपकी बढ़ती चली जाएगी। IMF इलेक्शंस बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस वक्त का तकाजा भी और ज़ाहिर मुल्क को आगे ले जाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में खुद सा पीपल्स पार्टी, JUIFA और फिर सेनेट इलेक्शन में डिले की बातें क्यों हो रही हैं बार बार? इन बातों से भी फरार नज़र आ रहा है। ये आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं। ओ भाई, जमहूर, वोट को इज्जत दो। किधर वोट को इज्जत दो? आपने तो
90 दिन में इलेक्शंस करवाने थे। आप ज़ियाउल हक के मुतमन्ना और बाकियात हैं, आप मस्बत नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि आवाम का गम गुस्सा गैज़ व गज़ब बढ़ता चला जा रहा है और आवाम का जो है इमरान खान का ग्राफ आसमानों पर बढ़ता चला जा रहा है और इस वजह से आप खाइफ हैं और आप जो है हीले बहाने ढूंढते हैं कि मौखर किया जाए, मुलतवी किया जाए। और यही बातें खोसा साहब आपको अपने हल्के में जाकर भी सुनने को मिलती हैं जब आप 122 की इंतखाबी मुहिम में जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं? आपकी सोच है कि लोग किस कदर जो है इमरान खान के ऊपर फिदा है और ख़ासकर नौजवान हो गए, हमारी बहनें माएँ हो गई, हमारे जितने दूसरे बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो इमरान खान का नाम लेकर और मुझसे बार बार पूछते हैं कि जी आप रोज़ मिलते हैं अडियाला जेल में सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि हमारे साथ जो केसेस चल रहे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक माशाअल्लाह अडियाला जेल में वो हमें मसरूफ़ रखते हैं। तो मैं उनको वो पूछते हैं मुझसे कि खान कैसा था, तो मैंने कहा खान माशाल्लाह पुरअज़्म है और न सिर्फ पुरअज़्म है बल्कि उससे भी ज़्यादा आशाश बशाश है और वो कहता है कि मैं 1000 गुना कुरान करीम की मैं तलावत के साथ पढ़ने के, जाहिर है कि 5-6 महीने में और तो उनको कोई काम था नहीं वहाँ जेल में, तो उन्होंने कहा मैं 1000 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ, मेंटली जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत हूँ और जिस्मानी तौर पर फिज़िकली मैं ज़्यादा मजबूत हूँ 1000 गुना। और उन्होंने कहा कि भला मुझे ये ना तो मैं डील करने वाला हूँ और ना मैं मुल्क छोड़ के इनकी तरह भागने वाला हूँ, मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लें, मैं आवाम को उनका हक दिला कर रहूँगा और सही माने में आज़ादी आवाम को मैं जो उनका मुकद्दर है इंशाअल्लाह उनको मिल के रहेगा। सो वो तो लोग मुझसे यही पूछते हैं और लोग फिर कहते हैं और नारे मारते हैं, मैं जहाँ गया हूँ नारे मारे हैं लोगों ने इमरान खान के। तो ये उनका जज्बा जो है ये तो नाकाबिल तस्खीर है। इस जज्बे को क्या कर, ठीक है वो जज्बा अपनी जगह पे जो कि आप बता रहे हैं पुरज़्म है और पहले से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं खान साहब, लेकिन वहीं पर जहाँ पे केसेस की आप बात कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप लोग बिजी रहते हैं, लेकिन वहीं पर बल्ले का निशान वापस लेने का केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप लोगों की तैयारी नहीं थी इस केस के बारे में? क्योंकि पीटीआई के वकला की तैयारी पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि तैयारी का वक्त उन्होंने मांगा, हालांकि इतना अहम मामला था ये, तो वकला के पास जजेस के सवालात के जवाबात क्यों नहीं थे उस टाइम पे? जी बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट को सुनाई मैंने बातें, मैंने कहा आपने जमहूरियत को दफन कर दिया इस फैसले से। ये वो फैसला है जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन फैसलों में जो मुल्क की तबाही का बायस बना है, ये वो फैसला है। और मैंने कहा हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने तो फील्ड ही जो है हमसे छीन ली है। और मैंने कहा कि हमें कोई इंसाफ की आपसे तवक्को नहीं है, हम 25 करोड़ आवाम की अदालत में इंसाफ लेने जा रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। अदालतों ने लिखा कि बड़ा तंजन उन्होंने कहा खोसा साहब ने। ये देखें क्या तैयारी का आप बात करते हैं, देखें जजेस को दे मस्ट हैव द लॉज अप देयर स्लीव्स। मेरी तैयारी हो या ना हो, अदालत का काम इंसाफ फराहम करना है, मेरी कमज़ोरी को नहीं, उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं होगा। अदालत आइन और कानून की जो है पासदारी करते हुए, किस आइन और कानून के तहत अदालत सिंबल लेकर एक पार्टी को निहत्ता करके जो है इलेक्शन से महरूम कर सकती है? 25 करोड़ अवाम को जो है उनके हक के राय दही से महरूम करना किस आइन और कानून के तहत है? किस तैयारी की आप बात करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती है आप तैयारी कौन सी तैयारी। मैं खुद सेक्रेटरी जनरल रहा, मैंने इलेक्शंस करवाया, वो आज सिटिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल है जावेद बैस, इस वक्त भी है, उसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और हमने जो है सूबों को लिखा कि जी कागजात नामजदगी भेजिएगा इन्हें। एक नाम आया सिर्फ बिलावल भुट्टो का चेयरमैन बना, एक नाम आया लतीफ़ खोसे का सेक्रेटरी जनरल बना, एक नाम आया
जो है कमर जमान कायरा का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना, एक नाम आया अमजद का जो फाइनेंस सेक्रेटरी बना। अरे भाई मैं उसने सर्टिफिकेट दिया, उसी वक्त जाके मैंने जमा करा दिया, एक ही दिन में सारा कुछ हो गया। ऐसे ही पार्टियों में इलेक्शन होते हैं भाई, किस तैयारी की बात करते हो जब एक क़यादत फैसला करती है। यानी बाकी जमातों में भी माहौल ऐसा होता है, वो चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। अच्छा, एक और केस का जरूर मैं यहाँ पे हवाला दूंगा। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस, आप कम्युनिटी टीम से अलग क्यों हो गए? कर दिया गया या खुद से हो गए? आपको किसने कहा है? वो चेयरमैन इमरान ने खुद वजाहत कर दी है, वाजे कर दिया है। अच्छा। उसने कहा कि ये क्यों गलत खबरें चला रहे हैं। मैंने खुद खोसा साहब को कहा है कि आप अपना कैंपेन लड़ें, इसलिए कि चूँकि अली जफ़र जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सिटिंग सेनेटर हैं। सो अली जफ़र को जो है किया गया है कि अलकादर में आ जाएं। तोशा खाना हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। मेरे बेटे शहबाज खोसा ने कल भी जरा की थी, और खान साहब ने ये फिर प्रेस को एड्रेस करते हुए आपके यही बातें। एक तो मुसीबत ये है हमारा मुल्क जो है ना, और ख़ुसूसन आप लोग अफवाहों को इस तरह से माशाल्लाह हवा देते हैं, ना तो कोई ऐसी बात है कि तो सवाल मुझे अलहदा किया गया है। अच्छा खोसा साहब, आप चलें ठीक है। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है वो भी अफवाहें हैं। शेर अफजल मरवत की अगर बात की जाए, उनके खिलाफ पार्टी में इतनी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन आवाज़ें उठा रहा है, तो जाहिर है आपके अपने जो पार्टी तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं मीडिया पे आके भी। ये भी अफवाहें हैं क्या सारी? नहीं देखें, अगर आप रेटिंग्स में देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने वाला इमरान खान, उसके बाद बैरिस्टर गौहर का आता है, उसके बाद खाकसार का मेरा नाम आता है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, या इन चैनल्स के या यूट्यूब के या सोशल मीडिया के फेवरेट वगैरह वगैरह। उसमें मरवत का यकीनन नाम आता है उन पहले 5-7 में। तो मरवत हमारा एक जोशीला जज्बाती एक कारकुन है, खान का सिपाही है, जिसने बड़े खूबसूरती से खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, बाकी जगह पर, कोहाट में, दूसरी जगह पर, लेकिन वो बुनियादी तौर पर खान के शहदाई हैं। अच्छा। जो सुनना चाहते हैं। और चूंकि मरवत फ्रंट फुट पे जाके करता है, तो ऐसे में मरवत यकीनन हमारे एक अच्छा हमारे लिए है। चलें, ये अच्छा है। आप लोग ये मान रहे हैं कि आपका ही है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर लेते हैं। खोसा साहब, अदालत में केस किया, लेकिन कागजात छीनने, उम्मीदवारों को डराने धमकाने, इसके सबूत नहीं पेश किए। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप तो खुद भी निगरान गवर्नर पंजाब रहे हैं माजी में, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान होता है किसी भी इंटरिम सेटअप के लिए एक पार्टी को टारगेट करना? और अगर इतना आसान होता है तो क्या आपने भी उस वक्त किसी जमात के कहने पर कुछ ऐसा किया था? उस वक्त ऐसे हालात थे ही नहीं, कभी भी नहीं ऐसे हुए पाकिस्तान की तारीख में। ये माशाअल्लाह ये तुर्राए इम्तियाज़, ये मौजूदा PDM की हुकूमत और केयर टेकर हुकूमत और केयर टेकर को लाने वालों के ऊपर ये तुर्राए इम्तियाज़ आता है कि उन्होंने ये किया है। देखें मुझे तो अब आपके इस सवाल पे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आप दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है PTI के उम्मीदवारों को? आप दिल पर हाथ रख के कहें। मैं इस वक्त आपसे सवाल करूंगी, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या 2013 और 2018 में जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी? मैं कब उसका डिफेंडर हूं, लेकिन क्या दो गलतियां, टू रॉन्ग्स विल मेक वन, टू रॉन्ग्स विल मेक दैट राइट? क्या दूसरी मर्तबा आप उसी की शाखसाना, उसी का आप रेपिटेशन करें तो वो दुरुस्त है, और वो भी 1000 गुना उसको कंपाउंड करके करें तो क्या वो सही है? आप क्या बात करें। मैंने तो कभी नहीं कहा 2013 का इलेक्शन ठीक हुआ था, वो नवाज शरीफ को लाया गया। मैंने कभी नहीं कहा कि RTS को जो है वो जायज़ तरीके से बंद किया गया और PTI को जो है उस वक्त उनकी जो है मुक़्तदर हल्के की जो है या फरिश्तों की इमदाद नहीं थी। सारी दुनिया जानती है। तो क्या उसका जो है जवाब ये है कि 2024 में और 2023 में इलेक्शन ही ना कराए जाए और फिर 2024 में एक पार्टी को जो है तितर बितर करके बखेर के उखाड़ के फेंक दिया जाए? क्या ये जस्टिफिकेशन? चले खोसा साहब, ये बहुत अहम बात है कि आप माजी को डिफेंड नहीं कर रहे। कम अज कम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और आपकी साबिक जमात पीपल्स पार्टी इस माहौल में क्या सोच रही है
कितनी पुरुमीद है, स्पेशली कल के पावर शो से मैसेज क्या दिया गया, इस पर करेंगे बात सेनेटर ताज हैदर से। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में बस 2 हफ्ते बाकी हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम फुल जोर और शोर से जारी है। शेर के गढ़ लाहौर में पावर शो, इस पर बात कर लेते हैं। और स्पेशली इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब एक बात की जाए कि पीटीआई वाले सपोर्ट पीपल्स पार्टी को करें, ये बिलावल साहब ने कहा है। इस सूरत हाल पर आज बात करना बहुत इसी हवाले से बात करते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी से और सेनेटर ताज हैदर साहब। ताज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल के जलसे के हवाले से उससे पहले सवाल आपसे करूंगी कि कल का जलसा कहा जा रहा है कि पावर शो किया गया, वहीं पर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लाहौर पर कभी शोबाज मुसल्लत कर दिया जाता तो कभी वसीम अकरम प्लस। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब को अभी जो शोबाज कहा जा रहा है, इससे कबल तो अगर देखा जाए माजी में तो बिलावल साहब तो ये कहते थे कि ये नून लीग से कम, नून लीग के कम और मेरे ज्यादा वजीर आजम है। तो अब एकदम ये बयानिया बदल जाना कि हवाओं के रुख ही बदल जाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन चल रहा है तो उसमें बाज़ औक़ात इस किस्म की बातें भी कही जाती हैं, दोनों तरफ से कही जाती हैं, हर तरफ से। तो लेकिन जो अहम बात है लाहौर के जलसे के मुताल्लिक़, हरचंद के बहुत बड़ा जलसा था, तारीख़ी तादाद थी वहाँ पे, लेकिन बिलावल साहब ने जो बड़ी बात कही है वहाँ, वो ये है कि वो दुश्मनी और इंतकाम को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। उन्होंने PMLN के वर्कर्स को भी पैगाम दिया, उन्होंने PTI के वर्कर्स को भी पैगाम दिया कि ये जो पुरानी सियासतगरी है दुश्मनी और इंतकाम की, कि सियासी कारकुनों के घर की ख़वातीन तक को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको हमें हमेशा के लिए दफन करना चाहिए और एक महज़्ज़ब सियासी कल्चर जो है वो मुल्क के अंदर जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से 10 नुकाती एजेंडे के अलावा जो अहम चीज़ थी इस जलसे की वो ये थी कि एक यगानगत और दोस्ती और हम आहंगी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन एक इल्ज़ाम भी तो लगाया उन्होंने कहा कि PTI पर जो इस वक्त मुश्किल वक्त है उसके पीछे नून लीग है। आप भी ये समझते हैं? थोड़ी वजाहत करेंगे इस बयान की? देखिए, सब ये समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ। अच्छा। हम तो जो एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि और उनके पीछे भी कोई है जिसकी की हिमायत से वो काम कर रहे हैं सारा। आप लोगों की हिमायत थी तो 16 महीने आप लोगों की हुकूमत आई ना सर, और PTI गई, आप लोगों का साथ था उसमें, फिर PMLN सिर्फ कैसे है इसके पीछे? जी नहीं, जो इनका आपस का जो दाएं बाजू की इन दोनों जमातों का झगड़ा है और जो इस वक्त ख़ास तौर से PTI के कारकुनों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं वो PMLN जो है वो उस दुश्मनी और इंतकाम की सियासत की वजह से, यानी एक जवाज़ बना लिया जाता है कि आपने हमारे साथ किया था तो हम आपके साथ करेंगे। और चेयरमैन बिलावल ने ख़ास तौर से कहा कि हमारे साथ जो होता रहा है तो हमें अंदाज़ा है कि किस तकलीफ से गुजरते हैं लोग और क्या मसाइल खड़े। ताज हैदर साहब, पहले दिन से जब PTI को निकाला तो क्या आप समझते हैं कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नून लीग थी, पीपल्स पार्टी का रोल कोई नहीं था उसमें? मतलब वो तो एक जमहूरी तरीका था, आईनी तरीका था। अच्छा। और तमाम पार्लियामेंट के ज़रिए किया गया, वो पुलिस या रेंजर्स के ज़रिए तो नहीं किया गया ना। थोड़ा सा फ़र्क कर लीजिए, इतना नहीं। लेकिन ताज हैदर साहब, उसी हुकूमत में जब PTI पर कड़ा वक्त आया, जब केसेस बन रहे थे, जब हालात ख़राब हो रहे थे, जब 9 मई भी हुआ था, तो सब में क्या PTI के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं थी? तब भी सिर्फ नून लीग थी, आप लोग हुकूमत में साथ थे। नहीं, जाहिर है, मतलब ये कि खिलाफ थी। उस दिन भी PTI के एक सेनेटर मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कौन से सेनेटर थे? जो 10 नुकाती एजेंडा है, जो 10 नुकाती एजेंडा है वो अहम है, और जो पैगाम दिया गया है कि ये दुश्मनी और इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बग़ैर इसको ख़त्म किए हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे ख़्याल से अहमियत इस बात की है, और हमें, अगर आप मुनासिब समझें और बुरा ना लगे आपको, तो इस पर गुफ्तगू की जा सकती है।
अच्छा चलें इसी पे गुफ्तगू करते हैं। अब ये बताइएगा कि ऐसा क्या है जो आप लोगों ने सिंध में किया है और अब आप लाहौर में करना चाह रहे हैं, पंजाब में करना चाह रहे हैं, अब क्या क्या ऐसी नई चीज़ें जो कि आपके मंशूर में शामिल हैं कि नहीं, जो लाहौर है उसको भी हम सिंध जैसा बनाएंगे? जी सिंध में एक मुख्तलिफ माशी निज़ाम चल रहा है जिसकी बेहतरीन अक्कासी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और किस तरीके से जो हमारे कौमी वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, उनको काम में लाके, और जो हमारे अफरादी वसाइल हैं उनको काम में लाके हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है, हमारे वेजेस भी ऊपर गए हैं। हम 3.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। 3600 मेगावाट इस वक्त हम नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं, और ये एक है। और इसके अलावा कितने ही अस्पताल हैं, कितने ही तालीमी इदारे हैं, कितनी ही दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये हैं जो कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चला रहे हैं। असल चीज़ ये है कि क्या सरकार सूबाई या मरकज़ी अपना सरमाया इन्वेस्ट करने को तैयार है मुल्क की तरक्की में या नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा ताजदर साहब, 12% GDP एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा। एहसन इकबाल साहब ने एक बात की है, वो कहते हैं कि नारोवाल को और लाड़काना को कंपेयर कर लेते हैं। अगर नारोवाल बेहतर नहीं है तो सियासत मैं छोड़ देता हूं, और अगर लाड़काना बेहतर नहीं तो बिलावल साहब सियासत छोड़ दें। आप जरा बताएं, लाड़काना और नारोवाल कौन सी जगह बेहतर है? देखिए, वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, जज भी हो रहे हैं, और इस तरीके से वो, और मेरे ख्याल से आप उनकी बातों में ना आइए, क्योंकि आप भी उस जो अवामी फलाह का एक प्रोग्राम है, जो बेरोज़गारी और गुर्बत और महंगाई को दूर करने का एक प्रोग्राम है, उसको दफन करना चाहते हैं कि नहीं हमारी चॉकलेट अच्छी थी, तुम्हारी चॉकलेट जो थी वो बुरी थी। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, और एहसन इकबाल साहब को एतराज़ करना चाहिए इन चीज़ों से। नहीं हमारा जूता अच्छा है, तुम्हारा जूता बुरा है। वैसे बड़ी सर चीज़ ये कि जो कौमी मसाइल हैं, जो गुर्बत के मसाइल हैं, कौमी मसाइल तो जाहिर है वो तो अवाम के अवाम के मसाइल हैं, ज़ाहिर है वो तो नज़र आते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है जब पीपल्स पार्टी की बात की जाए, वो सिंध में जो तरक्याती काम गिनवाते हैं, या फिर पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और जो नून लीग तरक्याती काम गिनवाती है। इतने दहाइयों की हुकूमतें रही हैं आप सबकी, और आप लोग इतने काम गिनवा के अवाम को ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया और हम इसको ये बनाएंगे। जो बेसिक इशूज़ हैं वो तो अभी तक वहीं पर हैं, तो अवाम किस तरह यकीन भी करे और वोट भी दे? या वहीं पर अगर PTI की बात की जाए तो KP का हाल भी हमारे सामने है, वहां पर कौन से ऐसे 4 चांद लग चुके हैं। तो सवाल तो वही उठता है, अवाम के मसाइल तो वहीं पर हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? बीबी दो बड़ी वाज़ेह फ़र्क हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा तमाम तरज़ियाती के बाद पिछले इंतखाबात से ज़्यादा वोट अपने सूबाई असेंबली के मिले हैं। तो भला से हमारे जो कुछ भी काम है वो ना जाए मीडिया के ऊपर, लेकिन आवाम को फ़ायदा पहुंचता है और आवाम जो है वो वोट देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोग्राम हैं वो कौमी वसाइल को तरक्की देने पे और सिंध सरकार के सरमायाकारी की वजह से चल रहे हैं। जो वहाँ पे हैं वो सारे क्रेडिट पुश हैं कि कर्ज ले लिया जाए और फैंसी चीज़ें बना ली जाएं, और टोल टैक्स को 10 गुना करके और तमाम चीज़ें करके सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाए। तो एक तरफ वो प्रोग्राम है कि जो अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी सैलाब इसका फैसला तो ज़ाहिर है ताज साहब अवाम ने करना है। अगर काम किया है तो वोट मिल जाएगा। लेकिन एक जुमला दीजिएगा, क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वाकई है? आप तो खुद कहते हैं कमजोर बैटल फ्रंट है पीपल्स पार्टी का। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है कि सरकार की जानिब से इन्वेस्टमेंट हो और जो हमारे कुदरती वसाइल हैं कौमी, उनको तरक्की दी जाए, अफरादी वसाइल को तरक्की, और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वेजेस को बढ़ाया जाए, यानी वो मुनाफे के ऊपर GDP जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम वेजेस के ऊपर और सरमाए की गर्दिश पर यकीन रखते हैं। सर, लाहौर के पर्सपेक्टिव से या पंजाब के पर्सपेक्टिव से हम देखें
तो क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है? चूंकि ज़रा पहले कहा जाता रहा कि कमजोर बैटल फ्रंट है, वैसे में अगर ये कहा जाए कि पीटीआई के वोटर्स हमें हमारा साथ दें, नून लीग वालों से कह रहे हैं कि हम आपके बयाने को लेकर चलेंगे, तो क्या वाकई बिलावल भुट्टो नून लीग वालों से और पीटीआई वालों से मदद मांग रहे हैं कि उनको मालूम है कि पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है? अच्छा आपने पॉइंट निकाला है, ये बहुत अच्छी गुगली थी, लेकिन ये कि वो आप छक्का लगाए ना, मैंने रीड कर ली थी। अच्छा, अब ये है कि जो कारकुन है उनको समझाना है, कारकुनों को एक बात समझानी है कि इस फर्क को समझें। अच्छा। और ये कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, हमारा क्या पैटर्न है, ये चीज़ जो है ये समझाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक ये है कि किसकी कितनी सपोर्ट है, ये मेरे ख्याल से 8 फरवरी तक इंतज़ार कर लें, और 8 फरवरी को जो भी नताइज होंगे वो सब हमारे सामने होंगे और कबूल भी करेंगे। पोजीशन ये है कि मोहतरम मियां शहबाज शरीफ, नहीं प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, अच्छा, कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, जो हमारा उसूल है। मेरे ख्याल से वो अगली दफ़ा ये भी कहेंगे कि सोशलिज़म हमारी मईशत है, और आगे चल के शायद ये भी कहें कि इस्लाम हमारा दीन है। तो ये जो चीज़ है, इसको हम एक बड़ी कामयाबी समझते हैं कि हमारे मुखालफिन जो हैं वो हमारी पार्टी के उसूल जो हैं वो अपना रहे हैं। या मुस्लिम लीग की तरफ से ऐलान हुआ है कि 300 यूनिट वो फ्री देंगे हर चंद, के जो हमारी तरीक़ाकार क्या होगा उसकी उन्होंने वजाहत नहीं की है, उसकी वजाहत हमने की है। इंशाअल्लाह जो तरीक़ाकार हम बता रहे हैं अपने 10 पॉइंट में, वो भी जो है अपनाया जाएगा, क्योंकि शायद वो अकेला तरीक़ा है जिससे कि ये काम किया जा सकता नहीं, लेकिन गरीब साहब को 300 यूनिट जो है, ये ज़ाहिर इस पर सवाल भी हुआ और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी इस पर बात होती है, और मंशूर से लेकर चाहे पीपल्स पार्टी का मंशूर है, दीगर जमातों का मंशूर हो के रियलिस्टिक है या नहीं, उस पर बिलावल साहब कह देते हैं कि ख्वाब देखने पर पाबंदी थोड़ी है। अब ऐसे में क्या बिलावल साहब के ख्वाब तो नहीं देख रहे 172 का हिंसा, चूंकि उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर 172 का हिंसा पार कर लेंगे? जी पॉसिबल है, चाहिए, कोशिश हम कर रहे हैं, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और कोशिश का एक इब्तदाई नतीजा आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग अपने फलसफे से हट गई और उन्होंने कहा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। यानी ताज हैदर साहब, इसको मैं यूं समझूं कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जिनके रूट्स पीटीआई के साथ हैं वो जीतेंगे, लेकिन वो फिर दूसरी ऑप्शन तो होगी नहीं कहीं जाने की, क्योंकि पीटीआई तो है नहीं इस वक्त, आपके पास आ जाएंगे। देखिए, ये तो फिर उनकी मर्जी है कि वो किस तरफ जाते हैं या अपनी जमात के साथ रहते हैं। हम ये समझते हैं, और हमारा रिकॉर्ड भी यही है कि हमने कभी किसी सियासी जमात को तोड़ा नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं, और ऑल अलोंग वी हैड बीन रिकमेंडिंग दैट पीटीआई शुड हैव इट्स इलेक्शन सिंबल, कि उनका इलेक्शन सिंबल उनको साथ रहे। लेकिन बहरहाल जो भी कानूनी मजबूरियां थी उसकी वजह से ये हुआ। तो ये तमाम चीज़ के किसी सियासी पार्टी को कमज़ोर किया जाए या तोड़ा जाए, मेरे ख्याल से ये जमहूरियत उसकी हमायत आप नहीं कहते। ताज साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। फिल्मी शायकीन बहुत जल्द अपने पसंदीदा स्टार्स को पर्दे की स्क्रीन पर देखेंगे, पर्दे के आगे देखेंगे, है ना? हाँ, पर्दे पर देखेंगे। बिल्कुल जी। पाकिस्तानी फिल्म नायाब जो है वो 26 जनवरी को मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, और लोग बहुत ज्यादा तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने के साथ ही लोगों का यकीन बहुत बढ़ गया है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, और जो कास्ट है उससे वैसी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कास्ट पे आएंगे, थोड़ी सी कहानी पर बात करते हैं। ये जो नायाब है, ये एक ऐसी लड़की के गिर्द कहानी घूमती है जो क्रिकेटर बनना चाहती है, नाम कमाना चाहती है, सारी मुश्किलात है, लेकिन अपनी मंजिल तक वो पहुंचना चाहती है। वेरी फोकस्ड। और इस फिल्म में कौन है? यमुना जैदी हैं, उसामा खान है, फवाद खान भी हैं, और इसके साथ और बहुत से सितारे हैं जो कि जलवागर हो रहे हैं। जावेद शेख साहब हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, हुमा नवाब, नौरीन गिलवानी, और ज़ाहिरा इनकी अदाकारी के बहुत सारे और लोग हैं। तो सबसे पहले जरा ट्रेलर दिखाते हैं और उसके बाद कास्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वुमेन क्रिकेट टीम है ना, वो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है ना। क्या हुआ उससे? कोई पसंद आ गया क्या? नायाब चाह रही थी कि एकेडमी ज्वाइन कर लेती, सिलेक्शन आसान हो जाती। बिला वजह की चौंच ले आई। तुम समझ नहीं रहे हो, सारी
गली क्रिकेट थोड़ी खेलनी है, ये नेशनल लेवल का ट्रायल है इसका। दौड़ नहीं दिख रही तुम्हें? जबान नहीं दिमाग चलाओ, जिस दिन दिमाग पे कंट्रोल आ गया ना यॉर्कर पड़ेगी सीधा विकेटों में। ओ हेलो अंकल, थोड़ा साइड पे हो, हम भी देख रहे हैं। हमारे बड़े मसले हैं भाई। तो सॉल्व करने के लिए तुम हो ना अक्का? ये बाजिल बड़ा होता जा रहा है, कहीं चरान तो नहीं बचाएगा? नहीं नहीं, मैंने ट्रेन किया हुआ है, बोले एकदम। अगर अकबर मियाँ मान गए होते ना तो आज कनाडा में होते। ऐसे कहाँ से आए? बच्चों ने जो चेन दी थी ना, बेच दी। उसे पता चल गया ना तो गला दबा देंगे। मतलब मेरी चीज थी बेच दी, कौन सी चोरी करके बेची है? लड़का आ रहा है अगले हफ्ते, इसका दिमाग बना लो। क्या उखाड़ लोगे क्रिकेट खेल के? जरूरी तो नहीं कुछ उखाड़ना हो तभी कुछ करो। और जब उखाड़ूंगी ना। एंटरटेनमेंट से भरपूर ये फिल्म है, गाने भी ढेर सारे हैं। मैंने अभी सिर्फ ढेर सारे कह दिए, अब कौन कौन से गाने सारे आप साथ साथ जान पाएंगे। कास्ट इज विद अस, उन्हें वेलकम करते हैं। यमुना जैदी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। नाश्ते में क्या खाया है? नाश्ते में आप लोगों की अच्छी एनर्जी अभी तो और आप लोगों का जो है वो शो सारा हम देख रहे थे, सुन रहे थे, वाज ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत शुक्रिया। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस्लाम ठीक ठाक। नींद में तो नहीं है ना? लग रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं हूँ, नाश्ता करके आया हूँ। इतना तंग हम कर लेते हैं कि आंखें खुल जाती हैं। नाश्ता में करके आया हूँ। अच्छा, और क्या? और क्या कुछ पूछे आपने? नाश्ते का आपने पूछा नहीं था कि मैं नाश्ते का नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में मैंने वही अंडा, ब्रेड, दैट्स इट। 4-5 अंडे? नहीं, एक अंडा, ब्रेड और चाय, दैट्स इट। बस आना था इसलिए मैं तो जल्दी थी। मुझे लग रहा है नाश्ता भी इसने ख्वाबों में किया। ख्वाबों में किया है, जैसे सोच के बता रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप इनको जगाना चाहते हैं मजीद, क्योंकि ज़ाहिर है थके हुए हैं जी, अब जिस तरह आप देखते हैं कि मूवी का एक अपना एक थकावट होती है, उसके बाद वैसे थकावट उतर जाएगी 26 के बाद, आई एम श्योर, जब एक रिस्पांस अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जाहिर है। अच्छा, फिल्म की स्टोरी वो बड़ी जबरदस्त है। यमुना से स्टार्ट करें। नहीं, अभी नहीं। पहले आपको बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर यमुना से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं या उसामा से बात करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, कॉल करें और अपने फेवरेट स्टार से बात करें। अब कंटिन्यू करें। बिल्कुल जी। यमुना, फिल्म के बारे में जरा बताएं। अच्छा, फिल्म जो है वो नायाब है अपने नाम की तरह। अपना मैंने काफ़ी दफ़ा मेंशन किया है, लेकिन 11 साल मुझे एक्टिंग करते हुए हुए हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे। उससे पहले भी फिल्म की ऑफर्स तो आई, लेकिन दिस इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या चीज़ हमारी आवाम को क्लिक कर सकती है। ओके। और जिस तरह का हमारी पाकिस्तान में सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज भी कनेक्टेड हैं, तो उसमें फैमिली सिस्टम को बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो इसी तरह जो लोग फैमिली सिस्टम को वैल्यू देते हैं ना, तो वो रिलेट कर सकेंगे इस फिल्म नायाब से। एक तो ये फैमिली रिलेशनशिप उस पर बहुत मैटर करती है। फिर जो अगर मेरा हिस्सा देखा जाए तो दैट इज बेस्ड ऑन क्रिकेट। दैट वाज क्वाइट अ न्यू गेम फॉर मी, सो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। इससे पहले खेली थी वैसे क्रिकेट? इससे पहले कभी भी नहीं खेला ना, क्रिकेट, बॉलिंग, बैटिंग तो सारा मेरे लिए न्यू वो था, स्क्रैच से शुरू किया। लेकिन मैं अगर अपनी जिंदगी देखूं तो मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ना बड़ी स्ट्रगल की है। अच्छा। सो स्ट्रगल के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसका चार्म ही अलग होता है। सो आई रियली यू नो, मैं खुद बहुत कनेक्ट हुई थी इस फिल्म के। जब मैंने इसको नरेशन सुनी तो पेपर में आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ। सो मैंने कहा कि लेट्स जस्ट डू इट। आप वैसे लेफ्टी हैं? मैं लेफ्टी हूँ। उस मूवी से नजर आया ना, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग। मैंने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कराई है और राइट से बैटिंग कराई है। ओके। तो वो मैंने एक्सप्लोर किया कि अच्छा यही हो सकता है, यही हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों हो सकते हैं। वाई फिल्म नायाब, क्या सोच के आपने कहा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं? अच्छा, जब मैंने स्क्रिप्ट मेरे पास आया था, अभी फिलहाल तो मेरा कोई मूवी का प्लान नहीं था। अच्छा। लेकिन जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो स्टोरी बहुत अच्छी थी। एक स्टोरी है, मैं अक्सर उसको कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, लेकिन हम उसको उस तरह से नहीं लेके जाते हैं कि नॉर्मल भी देखें तो एक लड़की की कहानी है। मतलब मेरी बहन की कहानी भी हो सकती है, मेरे पार्टनर की कहानी भी हो सकती है। सही। और किस तरह लोग उसकी ड्रीम अचीव करने में उसका साथ देते हैं, ये उसकी कहानी है। तो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर जैन नाम है, जो कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करता है टू अचीव हर ड्रीम्स।
तो मुझे लगता था कि ये एक ऐसा पार्टनर है जो कि आइडियल पार्टनर है, मैं भी बनूं तो ऐसे ही बनूं। और आपको लगता है कि वैसे सोसाइटी में ऐसे पार्टनर्स की जरा कमी है? मैंने ये इसलिए की ताकि ये ऐसा मैसेज है कि ऐसा ही होना चाहिए लोगों को। एक जैन भी और एक फवाद इनके भाई, ओके, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया वो भी अपनी बहन को थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं। वो भी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर, जबरदस्त, बहुत फवाद, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो अभी हमारे साथ नहीं है अभी, लेकिन वो सो रहे हैं शायद। नहीं, वो बिल्कुल नहीं सो रहे। वो असल में उनकी तबीयत खराब हो गई तो ही वेंट बैक टू कराची, क्योंकि उन्होंने आना था, वो नहीं आए तो मैंने इसलिए हमारे साथ प्रमोशंस कर लिया, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वापस चले गए। प्रमोशंस आर हेक्टिक? Promotions were fun. Okay. Totally enjoyed it because मुझे पता है today is almost the last day of our promotion of the entire पाकिस्तान का टूर का, तो definitely miss करेंगे। पाकिस्तान के बाद कहाँ जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए? पाकिस्तान के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ पे नजर आ जाएंगे। ओह अच्छा। अभी बताना नहीं चाह रहे सारे सीक्रेट। लोकेशंस कहाँ शूट किया? एक कॉलर ले लूं सबीन पहले, वो बेताब है जुम्ना या उसामा से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किन से बात करना चाहते हैं? जी मैं यमुना ज़ैदी से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शकरगढ़ से। शकरगढ़ से, जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैदी से बात करना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रही हैं, मैंने देखा है। तो आपको हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें क्रिकेट टीम में। ओए होए, यानी इतने वो कैरेक्टर में चली गई है कि लोग समझेंगे बहुत अच्छा खेलेंगी वो। ट्रेलर देखने के साथ जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप 26 जनवरी को नायाब रिलीज हो रही है, आप लोग देखने जाइएगा। उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए कि नहीं। वाह क्या बात है। उसमें आप लोग मुझे पास और फेल कीजिएगा। पास है। उन्होंने ट्रेलर देखते साथ ही पास कर दिया। अच्छा, प्रमोशंस में वैसे हम एक और चीज देख रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा जेस्चर मैं से कहूंगा कि कैसे अपने, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ऐसे में हम जरूर बात करते हैं रिस्पेक्ट की। स्पेशली उसामा, जिस तरह यमुना आप कहीं जाते हैं उसामा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर क्राउड बहुत ज्यादा है तो उसामा बड़ा ख्याल रखते हैं। अ वेरी गुड कोलीग, अ वेरी गुड फ्रेंड, आई मस्ट से दैट। ये कैसा आपने महसूस किया? ये तो डेफिनेटली उसामा का ब्रॉटअप बहुत ही अमेजिंग हुआ है यकीनन। और ना सिर्फ वो ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन भी वो बहुत केयरिंग है और बड़ा ख्याल रखते हैं। सो इस कहीं पर आपको इनका ख्याल भी रखना पड़ता है? मैं तो लगता है मुझे नहीं केयरिंग है यमुना, कितनी केयरिंग है? नहीं, यमुना बहुत केयरिंग है। मैंने एक जगह पे मैंने मेंशन भी किया था कि यमुना, किसी ने कहा था कि सबसे अच्छी बात क्या, मैंने कहा यमुना के बारे में सारी अच्छी बातें, इसमें कोई शक नहीं, वो नजर आता है। अच्छा, वैसे कोई भी आपके कैरेक्टर होते हैं, वो जब भी आके बात करते हैं यमुना के बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं। बहुत यही कि बहुत हम्बल हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा। यमुना का फेवरेट कौन है? मेरे तो मैं टॉप थ्री अगर हम कहें, टॉप 3 मेरे को एक्टर्स में मुझे असल में ज़्यादातर लोग अच्छे ही लगते हैं। सो मैं तारीफ़ ही करती हूँ क्योंकि मुझे अमूमन अगर मैं देखूँ, हम बाहर के लोग जैसे देखते हैं ना, तो हमारे जो इर्द गिर्द एक्टर्स सब लोग हैं, तो एक्टर आते ही एक तो अपना पैशन फॉलो करने के लिए, ड्रीम्स के लिए, और वो सेंसिटिव होते हैं। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं अमूमन जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो सब। अच्छा, फिर भी टॉप 3 जिनके साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया और दोबारा काम करना है, सिर्फ 3। अच्छा, मेल फीमेल एनीवन? सबसे ज्यादा काम करके प्रमोशंस, फिल्म को प्रमोट करके तो सबसे ज्यादा मुझे उसामा के साथ प्रमोट करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई इसने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है नायाब को। सो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। फर्स्ट पे उसामा, सेकंड पे और अगर मैं अपनी जो मैंने ड्रामाज जिनके साथ किए हैं तो मुझे अहमद बहुत पसंद हैं, वहाज बहुत अच्छे हैं, बिलाल बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं। तो ये सारे मेरे बड़े फेवरेट को एक्टर्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रिसेंटली मैंने अभी हुमायूं सईद के साथ मैं काम कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट, सो कोऑपरेटिव। ये एक्साइटमेंट आई है, मेरा ख्याल है कि दिल था काम करने का। दिल तो खैर डेफिनेटली था ही, लेकिन आपको जब आप काम करते हैं ना, देखें हम लोग एक तो 12 घंटे साथ होते हैं और फिर लाइक प्रोजेक्ट 3 महीने के स्ट्रेच से चलता है, तो बड़ा आप क्लोजली लोगों को देखते हैं। सो पता लगता है आपको कि हाउ नाइस द पीपल आर, पूरा दिन आप साथ होते हैं। ही हैज बीन डूइंग सो मच। पता चलता है या लग पता जाता है? दोनों में से लग पता भी जाता है। इस पर करते हैं बात। उसामा, काम करके किसी एक्टर के साथ या तो पता चलता है या लग पता जाता है? आपके साथ दोनों तजर्बे हुए होंगे। यमुना की बात को कंटिन्यू करें ना।
हाँ। मैं इस टाइम तो यमुना के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। तो मैं उसी शहर में मुब्तला हूँ। अच्छा। तो बस अभी मैंने सोचा नहीं कि बुरा लगा कि नहीं लगा, कहीं और। कहीं और हाँ। लगा होगा अभी तो याद भी नहीं है। लगा होगा। अच्छा वैसे सेट पे एक शख्स ऐसा होता है जो जी होता है। क्या मतलब? जी, यमुना जी। अच्छा। क्या वाकई आपके सेट पे भी ऐसा कोई था? यमुना सिंह है क्या सेट पे था यमुना जी? मैं तो हूँ यमुना जी। आप तो यमुना जी हैं। उसामा इनके अलावा कोई जी था? अच्छा मैं ऐसे बात करता हूँ नॉर्मली। मैं नाम ऐसे लेता हूँ शुरू में, मैं जब अभी थोड़ी सी हमारी फ्रैंकनेस हो गई है, मतलब मैं किसी से के साथ काम कर रहा हूँ तो यमुना जी, माया जी या उष्णा जी। अब फ्रैंकनेस हो गया तब यमुना के साथ जी हट गया? आप अभी भी है। अच्छा। नाम से लेके नहीं बात की होगी मेरा ख्याल है, आप करके बात हुई होगी। ओके। वैसे कि हमने सिर्फ छेड़ा आपको जी, वैसे मैं सभी को अक्सर छेड़ता हूँ। कोशिश की है, वैसे छिड़े वो नहीं है किसी। उन्होंने बड़े उसको ना तरीके से डील किया है। अच्छा यमुना, जहाँ पर काम करके लग पता जाता है, कैसे सिचुएशन को डील करती हैं? असल में मैं तो ज़्यादा फोकस मेरा ये होता है कि अगर किसी की कोई भी आदत या वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई समझ में आए और आप हर किसी को समझ में आए, तो बस मेरा ये फोकस होता है कि जो सीन है ना बस वो मसा मुश्किल अच्छा निकल जाए। मसा मुश्किल अच्छा निकल जाए, ये बहुत अच्छा था। बाकी जो है वो तो 12 घंटे, वो कौन सा कोई जिंदगी भर का साथ है, हमने प्रोजेक्ट करना है। बट मेरा फोकस बहुत ही होता है, तो अगर मुझे अपने आप को फ्लेक्सिबल या मोल्ड करना भी पड़े कि अगर चलो थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो भी जाए कि सीन अच्छा निकल जाए, सीन अच्छा निकल जाए। कौन सा सीन मसा मुश्किल निकला इस मूवी को? उस पर आएंगे। मुझे लगता है कि और ये ऐसे ही है कि मैंने ये रिसेंटली ये सीखा है कि हम अपना काम करने जाते हैं, दोस्तियां करने नहीं जाते। तो अच्छा काम अच्छा बड़ी इसके ऊपर आते हैं जरा। कॉलर हमारे साथ महविश जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश कुछ पूछना चाहती हैं या बात करना चाहती हैं? जो भी है, कॉल इज योर्स। जी मैं बस बात करना चाहती हूँ यमुना जैदी से। कीजिए कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप बहुत अच्छा काम भी करती है और आप बहुत स्वीट है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा ये जो भी कॉल करे जी अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें, वो डिले आता है, बड़ा मसला होता है। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की उसामा, वेरी प्रोफेशनल आई मस्ट से दैट, कि काम करने जाते हैं, दोस्तियां बनाना नहीं जाते, लेकिन अगर दोस्तियां बनाई भी जाए तो ज्यादा माहौल बेहतर नहीं होता, ये बनती नहीं बात है। लेकिन आपका पहला प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप काम करने जा रहे हैं। दोस्ती हो जाए तो काम मुतासिर होता है। मुझे लगता है उसामा से कोई दोस्ती करता नहीं होगा। वैसे ऐसा है, दोस्ती हो नहीं पाती। यमुना ने ब्लंटली कह दी है। नहीं वजह क्या है? दोस्ती होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ क्या हो गया? मुक्का मार दिया उनको। अभी आपने जो बात की है कि मसा मुश्किल काम निकल जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वो कह रहे हैं अगर कोई टेक्निकल, अगर कोई इस तरह का कोई इंसान आपके साथ काम कर जाए, कर रहा हो, तो इसलिए उस सवाल से या शायद वो ये कहना चाहते हैं, वो अक्सर ना बाइक पे नहीं, वैसे रोड ट्रिप पे आप निकलते हैं दोस्तों के साथ, एक गैंग है आपका। मैं उसामा का तो बल्कि दोस्त है, वो दोस्ती ही कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा दोस्ती है। जी जी, वो कहते हैं नए दोस्त मैं नहीं बनाता, कि वही काफी हैं। एग्जैक्टली ये बात है उसामा। एग्जैक्टली। आप लोग किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले गए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कहीं मसा मुश्किल काम निकलना हो तो यही अच्छी बात है। मैंने इनकी बात को सेकंड किया था। अच्छा प्रियोरिटी आपका काम होना चाहिए, और उसके बाद दोस्ती अगर हो जाए, अगर बाद में हो जाए ठीक है। कभी-कभार हमें पहले हफ्ते में लगता है यार ये बंदा कैसा है, अगले तीसरे हफ्ते में लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है। आपकी दोस्ती जल्दी हो जाती है? हाँ, मैं तो फौरन दोस्ती, ये यूं दोस्ती सबके साथ। और ये कि मेरे सारे वर्क फ्रेंड्स हैं। आई लाइक टू सोशलाइज काम पे, क्योंकि हमारा पूरा क्रू अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स, बाकी पूरा क्रू भी हमारा पूरा फैमिली की तरह होता है। जैसे हम 12 घंटे घर वालों के साथ गुजारते हैं, वैसे वो हमारी फैमिली होते हैं। सो और इसमें जिस तरह घर में बहुत सख्त होते हैं ना, वैसे सेट पे भी कब्बू होते हैं। जैसे कि उमर नासिर अली साहब डायरेक्टर हैं, सख्त हैं। No, he was such a polite and he's such a polite and gentleman. और थ्रू आउट जब, क्योंकि वो भी उनकी भी फर्स्ट फिल्म है, और मैं तो थ्रू आउट यही सोचती रही कि यार पता नहीं, हर चीज़ को कह देते थे ओके, हर टेक को कह देते थे ओके। मैं कहती थी यार ये तो
पता नहीं कैसी फिल्म बनेगी, लेकिन फिर जब हम ADR के लिए गए जो कि डबिंग होती है तो और फिर जब ट्रेलर देखा तो बहुत मेरे दिल को खुशी हुई और मुझे बहुत सुकून मिला कि हम सब ने जहाँ इन्वेस्ट किया था वो एक सही जगह इन्वेस्ट किया था। और जावेद शेख साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा उनके साथ ये दूसरा एक्सपीरियंस था। ओके। और बहुत अच्छा। मुझे लगता था कि जावेद सर ना चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा यार आपको तो हर दफ़ा याद कराना पड़ता है, हम कहाँ मिले थे? उन्होंने मुझे 3 साल पुराना किस्सा बताया कि याद करो हम उस शो पे मिले थे फर्स्ट टाइम जिंदगी में। तो वो कभी वो है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, पंक्चुअल भी बहुत है और वैसे भी बड़े अच्छे हैं। जबरदस्त। अच्छा वैसे किस की पहली है? आपकी भी पहली है, आपकी भी पहली है, उनकी डायरेक्टर साहब की पहली फिल्म है? नहीं मैं डायरेक्टर साहब की बात कर रहा हूं, मूवीज एंड ड्रामास एंड देन बैक टू मूवीज। एंड अली उन लोगों की दोनों ने पहले लाल कबूतर फिल्म लिखी और फिर तेरी मेरी कहानियां में एक जिन महल थी वो भी उन्होंने लिखी। केनीज की फर्स्ट फिल्म है और नम फिल्म्स की भी फर्स्ट है। सो सब लोग नए नए हैं सारे उसमें। और यमुना खुद कितनी नर्वस है, एक्साइटेड है, क्योंकि जाहिर है टेलीविजन पे तो सब आपको देखते थे, आप फिल्म देख रहे हैं। नर्वस तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड बहुत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अगर मैंने फिल्म की है तो वो दिस इज़ समथिंग आई एम प्राउड ऑफ। दिस प्रोडक्ट, दिस असाइनमेंट इज़ अ गुड असाइनमेंट। सो मैं बहुत सेफ प्ले किया है मैंने। सो या जबरदस्त। अच्छा वैसे एक डायलॉग, द मोस्ट पावरफुल डायलॉग ऑफ दिस फिल्म जो आप दोनों के दरमियान है, अगर आप वो डायलॉग हमारे लिए प्लीज यहाँ पे शेयर करें। हम दोनों के दरमियान वो वाला दूसरा वाला सुना दे, भाई वाला सुना दे। भाई वाला एक इसमें वैसे तो काफ़ी सारे डायलॉग्स और मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे नायाब ना अपनी गोल्ड की चेन बेच देती है। ओके। तो वो अक्का कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से आई, तुम बेच दी। तो वो कहती है कि उसी तरह कहना है, मेरी चीज़ थी ना मेरी चीज़ थी ना बेच दी। अच्छा यमुना आपने तो मॉर्निंग शोज भी किए हैं डैलस में। मैंने जी रेडियो किया। जी। तो अब चूंकि इट्स अ मॉर्निंग शो, हम चाहते हैं कि आप पहले आप और फिर ज़रा उसामा की तरफ आएंगे जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 26 जनवरी को मूवी रिलीज होने की खबर यमुना कैसे देती हैं? सो जनाब आप सब लोग हमें देखते रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। हम लोगों ने काफ़ी पब्लिक प्रमोशंस की, नायाब को प्रमोट किया। तो 26 जनवरी आई थिंक 3 दिन के बाद है, 4 दिन के बाद है, रिलीज़ हो रही है आपके तमाम करीबी सिनेमा घरों में। तो जाइए देखिए, फिल्म को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए, हम सबको सपोर्ट कीजिए। अच्छा अगर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं उनका स्टाइल नहीं है। अगर हम उन्हें कहें ना कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, यमुना का से करवा तो वो इंसामा से करवाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़, हाँ इतने ठंडे। नाज़रीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मूवी आ रही है नायाब, जिसकी आजकल आप प्रमोशंस देख रहे हैं, वो सिनेमा घरों में आ रही है 26 को और दुनिया भर में आप देख सकते हैं उसको 2 को। देखना मत भूलिए क्योंकि प्रमोशंस तो आप लोग देख रहे हैं कितनी जानदार तरीके से जा रही है। यमुना जैदी कितना अच्छा काम कर रही है, उसामा कितना अच्छा काम कर रहे हैं और डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की है। लेकिन आप लोग सिनेमा घरों में ज़रूर जाइएगा 26 जनवरी। अच्छा ये लेकिन नहीं मुझे पता शरारत आ गई है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ की बात आ रही है तो ये शुएब न्यूज़ अभी ब्रेक करेंगे। मैं ब्रेक पे जाते हुए करता हूं। अभी ये अब आपने कहा कि ब्रेक पे जाते हुए, आपने कहा ब्रेक पे जाते हुए, नहीं ना? तुम ब्रेक पे जा रहे हैं कैसे? अब आप ब्रेक दें पहले। मैं ब्रेक दे ही नहीं रहा। नहीं आप ब्रेकिंग दें। ब्रेकिंग तो वो दे दिया उन्होंने कि 26 जनवरी को आ रही है आपके पर्दे पर, आपके घरों में, आपके करीब, आपके फेवरेट सितारे, फिल्म नायाब। देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपकी फिल्म है। ये तो हम सब ने इसकी प्रमोशन कर दी है। लेकिन यमुना टी-शर्ट्स बड़ी बांट रही हैं आप जहां जाती हैं। जी मुझे ये तो खैर हमारी जो प्रोडक्शन है उन्होंने ये एंटिसिपेट किया आइडिया और मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी क्योंकि उन्होंने पहले जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमें ये टी-शर्ट्स दी थी। तो मैंने कहा वो मुझे बहुत पसंद है वो टी-शर्ट, वो डीप ग्रीन कलर की टी-शर्ट है, उस पर वाइट से नायाब लिखा हुआ है। और तो वो जो है ना मैं और उसामा जो है ना वो फिर थ्रो करते हैं हर जगह से ना, वो बहुत मजे की एक्टिविटी रहती है। कितनी बांट ली अब तक? मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा हर शहर में बांटी है। जी और बैट्स भी हम लोगों ने सिग्नेचर करके साइन करके ऑटोग्राफ करके किए, तो वो बैट बहुत ज्यादा ऑटोग्राफ किए।
बैठ के प्रमोशन तो हो भी रही होती थी, वो भी करना पड़ा होता था। अच्छा वैसे आप में दोनों में से थ्रो ज्यादा किसकी अच्छी है, ज्यादा शर्ट दूर कौन फेंक पाता है? डेफिनेटली उसामा ने बहुत अच्छा, मैंने कहा आपकी बॉलिंग की प्रैक्टिस रही है ना शायद। इन्होंने एक दो थ्रो ऐसी की है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी दूर गई थी। हम एक लाहौर के इवेंट पे गए थे। अच्छा, और ये मेरे साथ से एक शर्ट निकल के गई। वो तो आपने ये कहाँ से आई है भाई? वैसे तो मैं यही कहना चाहती थी कि मेरी थ्रो अच्छी है, लेकिन उसामा कहता है आप हर दफा अपनी तारीफ करती रहती हो, तो इख्तिसार से काम लिया। उसामा ने तारीफ कर दी अब। चलें जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी नायाब मूवी के लिए। ज़ाहिर है यमुना और उसामा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जो कास्ट यहाँ पर नहीं आ सकी किसी मसरूफियत की वजह से, ज़ाहिर है हमने माफ किया, वरना हम एक्सपेक्ट करते कि मैं आपको रीजन बताया था, जितने लोग कराची से आए हैं ना अब तक सारे बीमार हो चुके हैं। हम दो हैं और 2-3 लोग और हैं जो नहीं हुए। ये वैसे ऐसा क्यों है कि यहाँ के खाने ऐसे हैं, मौसम ऐसे है? वायरल टफ था थ्रू आउट पाकिस्तान टूर वाज टफ। कराची और इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी बहुत ही डिफरेंस है। ज़रा जो आता है पहली बार या फॉर दैट मैटर गैप के बाद वो बीमार हो जाता है, लेकिन अल्लाह सबको महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे जी, अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको याद है चंद रोज पहले हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान को जीत की तलाश है, तो जीत मिल गई। बहरहाल एक जीत मिल गई। अब T20 सीरीज की हम जरा बात करें, व्हाइट वॉश से बच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 मैच की सीरीज, आखिरी मैच है। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम तो हुई, कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 134 रन स्कोर कर पाई। तमाम बॉलर्स की कारकर्दगी खासी बेहतर रही। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी, लेकिन बेहतर रही। और कीवीज को सिर्फ 92 रन तक महदूद किया और टीम को फतह दिलाई। कौमी टीम अपनी मुसलसल खराब कारकर्दगी के बाइस शदीद तनकीद की जद में। इत्तलात ये भी आ रही है कि डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जब वतन वापस आएंगे तो वो जो वजूहात रही हैं शिकस्त की, वो कौम के सामने रखेंगे। अब लेट्स सी किसी पे मलबा डालेंगे या क्या करेंगे। बड़ी मेहरबानी जी। बड़ी मेहरबानी। इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज साहब मौजूद हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक है जी, खैरियत से हैं आप? तो प्रोफेसर साहब से आते हैं, हफीज साहब से। वो कह रहे हैं जी कौम के सामने रखेंगे कि क्या वजूहात रही नाकाम? नहीं, रख के क्या कर लेंगे? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन ना। यस। देखें, सबसे पहले तो आई पर्सनली फील, मेरे तो क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज आई नो हफीज टू वेल, वी हैव वर्क टुगेदर, लेकिन आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग चॉइस। और एम्बिशंस होने चाहिए, एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है एज ए कोच, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैनेजमेंट में एज ए टीम डायरेक्टर, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे हैं और सडनली बिकॉज यू कुड टैप एन अपॉर्चुनिटी और आप जो है सीधा जहाज़ में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। यस। और उसके बाद आपके अभी बहुत सारे बैक एंड मसाइल भी थे कॉन्ट्रैक्चुअल, वो आगे ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अच्छा, सेकेंडली जो प्रॉब्लम आता है वो एक आपका एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है बिकॉज ये वो प्लेयर्स और वो टीम में वो लड़के हैं जिनके साथ ये प्रोएक्टिवली खेलते रहे। तो जब आप कॉलीग्स होते हैं, कंटेम्प्रेरीज होते हैं और फिर आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इट इज़ अ पूर आइडिया ऑफ मैनेजिंग योर। और सुना काफ़ी सख्त भी है, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जो खिलाड़ी हैं, जितने प्लेयर्स हैं, वो इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं। हफीज इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन आइडियाज, नॉट नेसेसरली प्रैक्टिकेबल। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल हों, प्रैग्मेटिक हों। अच्छा। और यू नो पाकिस्तान की टीम में जब आप स्टार्स को डील कर रहे होते हैं और अब उस लेवल पे, तो ऑब्वियसली उनकी भी एक अपनी पोजीशनिंग है, सोसाइटल पोजीशनिंग भी है, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में भी उनकी पोजीशनिंग है। इफ़ यू ट्राई टू टीच देम सर्टन थिंग्स और ट्राई टू ब्रो बीट देम कि जी ये जुर्माना हो जाएगा जो ड्रेसिंग रूम में सोएगा और फिर खुद एयरपोर्ट पे फ्लाइट मिस कर दें, तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो आई थिंक इट वाज अ chaos, इट वाज अ बैड सिलेक्शन, शुड नॉट हैव बीन द टीम डायरेक्टर, शुड एंड couldn't बी द हेड कोच। और यही रीज़न कि उन्होंने हेड कोच लिखा नहीं। अब मिकी आर्थर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उन प्लेयर्स का और उन लड़कों का क्या बनेगा जो अपना लेवल 4 कोचिंग सर्टिफिकेशंस के साथ अवेलेबल हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम गलत नहीं होते, बाकी सब गलत होते हैं। तो अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप यही कह देंगे कि जी मैं आके वजूहात रखूँगा, वजूहात क्यों रखेंगे? इट वॉज़ वेरी विजिबल कि आप लोगों के बहुत सारे, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट बहुत सारी कबाहतें नज़र आईं। और जिसमें अगर आप न्यूजीलैंड में देखें, साहिबजादा फरहान एक लड़का जो आपने आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान उसको खिलाया था एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट में, ही कुडंट स्कोर। उसके बाद उसने भरपूर अंदाज से अपने आप को अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट वो सीज़न स्टॉप करता हुआ है। वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो ओपन करता है, अब उसको नंबर 7 पे खिला रहे। अब बाबर आजम और जो है अपना मोहम्मद रिजवान, उसकी आप एक इस्टेब्लिश्ड ओपनिंग पार्टनरशिप एक दकियानूसी कॉन्सेप्ट पे कि वो किस टेम्पलेट से खेल रहे हैं कि जी स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है और आप मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहते हैं विदाउट हैविंग डेवलप्ड प्लेयर्स थ्रू द पाथवेज। आप सैम अयूब को सिलेक्ट करके कहते हैं कि जी हमारा ये बंदा है, वी आर गोइंग टू बेट ऑन हिम, जिसकी वजह से आपने बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ा, उसको लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया।
तो उसके साथ क्या कर रहे हैं आप? 2 हो गए। तीसरा इफ्तिखार अहमद 4 मैचेस में ऐसे लगता था कि जैसे बाजिद खान ने एक ट्वीट भी किया था कि शायद प्लेइंग कंडीशन में लिखा हुआ है इफ्तिखार बॉलिंग नहीं कर सकता। आप 5वें मैच में उसको बॉलिंग कराते हैं, वो मैन ऑफ द मैच हो जाए। अब वो मैन ऑफ द मैच हो गया एज ए बॉलर। मुझे ये बताइए क्या वो मिडिल ऑर्डर बैटर खेल रहा? और अगर वो मिडिल ऑर्डर बैटर खेल रहा, डिड ही परफॉर्म? तो आपका इसके बारे में क्या आगे प्लान होगा? अच्छा, फिर मतलब रॉन्ग प्लेयर्स फॉर द रॉन्ग स्लॉट्स। तो इसका मतलब है आप क्योटिक हैं। आप, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हेड ऑफ बैड डिसीजंस। एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल डिसीजंस। एक्सपेरिमेंट नहीं था। अगर एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हो यार, उसके लिए कोई लॉजिक हो, प्रैग्मेटिक अप्रोच हो। प्रैग्मेटिक अप्रोच हो। अच्छा, फिर आपने आजम खान खिलाया। अच्छा, फिटनेस असाइड, जिस मकसद के लिए आप उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, 4 मैचेस के बाद आपने बाहर कर दिया। जब तक आजम खेला, फिटनेस असाइड उस पर आते हैं। उसके बाद जिस वक्त आपने उसको खिला दिया, आप उसको विकेट कीपिंग करा रहे हैं, उस पर एडेड प्रेशर दे रहे हैं, उसको परफॉर्मेंस का प्रेशर है। रिजवान जो कि ईज आउट होता है विकेट कीपिंग करके, क्योंकि उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है टू बैट, उसको आप और प्रेशर में लेके आ रहे हैं। तो अच्छा, फिर आप ये कह रहे थे हमने यंगस्टर्स को ट्राई करना है, यंगस्टर्स को ट्राई करना है। वो सिर्फ बाबे 5 मैच खेले सक्सेशन में, बाकी जो यंगस्टर्स थे वो कभी एक अंदर आया कि एक बाहर हो गया। तो आई पर्सनली फील कि दिस वाज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंसिकल अप्रोच, डेट्रीमेंटल टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं पाते, रेड बॉल के आपके पास प्लेयर्स नहीं हैं, आपके कॉम्बिनेशंस नहीं बनते, आप 5 दिन सर्वाइव करने वाले नहीं हैं, आपके पास बॉलर्स नहीं हैं, फास्ट बॉलर जो एक्सप्रेस टीयर हुए जो आपको 3 सेशंस में बॉलिंग करके दें। वनडे क्रिकेट आपने वर्ल्ड कप में अपना हाल देख लिया था, आप सेशन बाय सेशन खेल नहीं पाते। और जब ये आता है T20 क्रिकेट आती है, इसमें आपको सिचुएशनली खेलना पड़ता है, वो भी नहीं खेल पा रहे। मुझे ये नहीं समझ आई कि 100 में से 65 आप T20 जीते हुए थे अंडर बाबा। चाहे स्लो खेलते थे, स्ट्राइक रेट बुरा था या नहीं जीते थे, एंड रिजल्ट क्या था? अच्छा, उसके बाद आप ICC वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, आप ICC वर्ल्ड कप T20 2022 के फाइनल में पहुंचे, तो फिर आपको ये दोबारा बनाने की टीम को क्या जरूरत पड़ गई? फिटनेस पे ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जी, इस पे भी बात करें। और एशिया कप से उठते आ रहे हैं। हाँ, और फिटनेस से पहले एक तो इट हैज़ बिकम एन एजेंडा। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त बाबर आजम और रिजवान को उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ड्रेसिंग रूम की बाइंडिंग फोर्स थे, और एक यूनिसन और यूनिटी के साथ लड़के खेलते थे और आपस में वेल इंटीग्रेटेड थे। वो चाहे परफॉर्म कर पाएं या ना कर पाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वर यूनिटी नजर आती थी। आपने पहले तो ये तोड़ा, आपने शादाब खान को, इनको फोर्सेबली रेस्ट कराया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, शादाब को अपना कैप्टन बनाया, वहाँ से डिसइंटीग्रेशन इनसिक्योरिटी शुरू हुई। फिर कुछ फ्रेंचाइजेज हैं जो कि अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो पाकिस्तान टीम पे भी इम्पैक्ट करने लग गई हैं, उनकी सिलेक्शन पे भी इम्पैक्ट करने लग गई हैं, प्रमोट करने लग गई हैं अपने प्लेयर्स को। तो अब वो फ्रेंचाइजेस का रोल आ गया। तो PCB का जो मेन अपना, उसमें आपने इंक्रोचमेंट शुरू कर दी जो उनकी डोमेन थी। तीसरा, फिटनेस की बात कर रही हैं, तो जहाँ तक क्रिकेट की फिटनेस है अब वो टोटली चेंज हो चुका है। उसमें आपकी ये वर्कलोड मैनेजमेंट तो कह देते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्कलोड मैनेजमेंट। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि यहाँ पे किसी ने, चाहे नसीम शाह हो, चाहे मोहम्मद हसनैन हो, चाहे एहसान उल्लाह हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो, क्या आपने कभी कोशिश की है कि इनका बायोमैकेनिकल और किनेसियोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, और एनालिसिस करने के बाद इनके एक्शंस की टाइप्स को डिटर्मिन किया जाए कि मिक्स्ड एक्शंस हैं, साइड ऑन है, फ्रंट ऑन है, फिर इनकी बॉडी मसल्स की बैलेंसिंग को देखा जाए, फिर इनकी इंड्योरेंस टेस्टिंग की जाए। क्या कभी आपने इनकी कार्डियोवास्कुलर पीक परफॉर्मेंस जो है, हार्ट रेट्स को देखने, एसिटेन करने की कोशिश की? तो ये पूरा एक साइंटिफिक चीज़ है। फिर आप ड्रॉ करते हैं कि कौन 5 मैच सक्सेसिव खेलेगा, कौन 3 खेलेगा, इवन स्पिनर्स की जो यूटिलिटी है वो किस वक्त आएगी। सो दिस मीन्स यू नीड टू हैव अ स्पोर्ट्स अम्ब्रेला। जितने भी डेवलप्ड बोर्ड्स हैं, अगर हम उनकी रिहेबिलिटेशन देखें, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, और मैंने जिस तरह वो वापस आते हैं इतनी सीरियस इंजरीज के बाद और फिर वो पूरी इम्पैक्ट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो दैट मीन्स कि रिहेबिलिटेशन मैटर्स। आपके पास ना स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट है, ना आपके पास जो है स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट है। अब आप ये बात करते हैं, फिर आपके रिहेबिलिटेशन की टाइप्स होती हैं कि रिहेबिलिटेशन जो है डोमेंट पीरियड में कौन करेगा, प्रोएक्टिविटी पीरियड में कौन करेगा, न्यूट्रिशंस आपकी क्या होंगी। तो अनफॉर्चुनेटली जब आप डिप्लोमा पास रखेंगे और आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो फिर ये होगा। आज से 5 साल पहले कोई प्रायोरिटी नहीं होती थी फिटनेस की, और प्रायोरिटी होती थी आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, PSL में गाने लेके आ रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपये सिंगर्स को दे रहे हैं। बट अब आपकी प्रायोरिटी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के दे शुड परफॉर्म कंसिस्टेंटली
और फिटनेस को सस्टेन करते हुए, तो देन आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और फोकस जो है वो आपके मेडिकल पैनल पे होना चाहिए और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज और क्या ये हो जाएगा? वी हैव लास्ट मिनट। ज़का अशरफ साहब अब ज़रा नहीं है चेयरमैन। ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन कर दिया, प्रोबेबली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई वाज अबाउट टू से बड़ी देर कर दी। मेहरबान आते आते। और अभी शाह खावर, नहीं मेहरबान जाते जाते अब शाह खावर साहब बेसिकली लॉयर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे और उनको बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 7 और उसके शायद आगे सब क्लॉज 2 है जो कि उनको ऑथराइज करता है कि टिल या मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनाई जाए या पेट्रन जो है, क्योंकि अब ज़का अशरफ साहब ने एज जो है मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और वो भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो एक नॉमिनी अब प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा बीइंग द पेट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि शाह खावर साहब शुड बी अलाउड एंड री एनफोर्स के वो इलेक्शंस कराएं, BOG बनाएं और उसके बाद नया चेयरमैन आए। तो प्रॉबेबली मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है कि शायद वी मे वेल सी अनदर मैनेजमेंट कमेटी फॉर 3 मंथ्स एंड इट विल बी अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। कब तक आप एडहॉक पे चलाएंगे, कब तक आप सर्वाइवल मोड पे रहेंगे? तो ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन वक्त खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।